नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पैंडेमिक के बाद में प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाने की बात हो या छात्रों को लाने की बात हो, उसके लेकर बड़ी पहल की और उसका परिणाम भी देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने माइग्रेशन कमीशन बनाया था और ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उनको यहीं पर रोज़गार मिल जाए, उनको बाकी सामाजिक सुरक्षा मिले और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाए। उसी में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आज आई और वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को अब जल्द ही रोजगार मिलने जा रहा है। और ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस पहल की वजह से, जिसके बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश में तमाम छोटी बड़ी और मझोली लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक लगे हुए, मझोले उद्योग लगे हुए हैं, उनसे बात की थी और उनको सभी अधिकारियों ने बताया था कि आपके यहाँ जो जो श्रमिकों की रिक्वायरमेंट है वो अपना आप बताइए। और हमने एक मैपिंग की है, माइग्रेटेड जो वर्कर थे जो उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए थे और अब वापस आ गए, उनकी स्किल के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, और इस मैपिंग में से आप कितने लोगों को ले सकते हैं। इसके बाद जो MSME है उसके अंदर करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा 2.5 लाख लोगों को जो रोजगार है वो जो निर्माण क्षेत्र है उसके अंदर मिलेगा और ये सब जल्द ही होने जा रहा है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो अन्य फैक्ट्रियां चल रही हैं या जो दूसरे जो निर्माण कार्य के से जुड़े हुए या किसी भी तरीके के उद्योग हैं या कारखाने हैं, उनके अंदर भी अप्रेंटिस के तौर पर जो श्रमिक वापस आए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए साथ ही साथ जो अप्रेंटिस में एक स्टाइपेंड मिलता है वो देने की भी व्यवस्था की जाए। और राज्य सरकार पूरी तरीके से ऐसी इकाइयों का सहयोग करेगी, उनको प्रोत्साहन देगी और उनको इससे फ़ायदा भी होगा। निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला था और जिसके बाद पूरे देश में तमाम लोगों ने तारीफ़ की थी। लेकिन कुछ लोग थे, जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि किसी भी राज्य को उत्तर प्रदेश से अगर श्रमिक चाहिए होंगे तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ उन श्रमिकों के रोज़गार की गारंटी यानी कि उनको सही वेतन मिलेगा इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी और उनके प्रति किसी भी प्रकार के शोषण को भी न होने देने की गारंटी लेनी पड़ेगी, जो कि अच्छा कदम था, अच्छी घोषणा थी। लेकिन तमाम लोगों ने इस घोषणा को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के इसका आलोचना करना शुरू कर दिया। तमाम अखबारों ने, तमाम चैनलों ने भी इस पर गलत तरीके से टिप्पणियां की और राज ठाकरे सबसे पहले इसमें कूदे और वो बोले कि इसके लिए तो फिर महाराष्ट्र में भी उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो यहाँ आते। और उसके बाद राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे अधेड़ युवा नेता हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर दी और कह दिया कि योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं और वो उनके ऊपर तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सबसे अधेड़ युवा नेता है कांग्रेस के, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी इस पर बयान दिया और उसने कहा कि ये तो बंधुआ मजदूर बनाने की तरह से है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन प्रवासियों को बंधुआ समझती है? यानी कि ये भाई बहन से लेकर तमाम जो इस तरीके के नेता थे, उनमें अखिलेश यादव भी था और उसने भी यही कहने की कोशिश की थी कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर इस तरीके का बयान गलत है और इस तरीके से कोई भी सरकार लोगों को नहीं रोक सकती है। लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी उसको इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया या उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था उसके पीछे वजह ये थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र से जब मजदूरों को ज़बरदस्ती वहाँ से एक तरीके से ढकेला जा रहा है और उनमें जो मरीज भी हैं उन लोगों को भी ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, उनकी दुर्गति हो रही है। और जिस तरीके से कुछ मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए थे और बाद में एक रेल की पटरी पर सोने के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी रेल से कटकर, ट्रेन से कटकर, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी दुखद घटना थी। उसके अलावा तमाम प्रदेशों से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से जब उन्हें निकाला गया, उसके बाद ये हर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री हो या मुखिया हो, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों का ख्याल रखे और उन्होंने वही किया या करने की कोशिश की जो कि उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम था।
लेकिन इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ, वो सवाल उठाने लगे। जबकि महाराष्ट्र में आज जितने प्रवासी हैं उनकी जो हालत है बदतर हो गई है। वहाँ जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है और 2 मंत्रियों को पेंडेमिक ये कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद लोगों में दहशत फैली। और उसके अलावा जब लोग जाना चाहते थे तब भी रेल मंत्रालय के बार बार कहने के बावजूद, रेल मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप करने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की कितनी रिक्वायरमेंट है, मजदूरों की लिस्ट क्या है, ये सब देने में भी नाकामयाब रही, जिससे मजदूरों की दिक्कतें और बढ़ गईं। और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम ऐसे काम किए जिसकी वजह से मजदूरों को सहूलियतें मिले। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी प्रवासी लोग अगर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी आए हो, सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उनको राशन दिलाया जाएगा, हर तरीके की सुविधा और भत्ता तक दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान, चाहे लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके दौरान किसी भी तरीके की परेशानी न हो और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी मजदूर के साथ में कोई भेदभाव करेगी। ऐसा एक अच्छी पहल उन्होंने की और उसका जो फ़ायदा है वो भी देखने को मिला कि तमाम लोग जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए थे वो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से उतने परेशान नहीं हुए और ना ही उनमें अपने गांव जाने की बहुत ज़्यादा हताशा देखने को मिली। और होना ये चाहिए था कि इस तरीके की जो नई नई स्कीमें योगी सरकार ने चलाई उनसे दूसरे राज्यों को सबक लेना चाहिए था, उससे सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन वो हुआ उल्टा और उन लोगों ने सीख लेने की बजाय बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को ही आलोचना करना शुरू कर दिया, उस पर सवाल के उठाना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो उनके प्रदेशों में मजदूरों के प्रति वो कुछ कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए और इसका खामियाजा अल्टीमेटली मजदूरों को ही भुगतना पड़ रहा है। को लेकर एक हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और ये याचिका लगाने वाले भी आप समझ सकते हैं कि कहां से हो सकते हैं। तो कांग्रेस जैसा कि बार बार कह रही थी, दबाव डाल रही थी और मायावती ने इस मामले में हालांकि एक अच्छी भूमिका निभाई और मायावती ने यही कहा था कि कांग्रेस की ही वजह से ये मजदूर इतने मजबूर हुए थे कि ये अपने प्रदेश को छोड़कर दूर दूर तक अपने रोजगार की तलाश में गए थे। अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में अच्छा काम किया होता, मजदूरों की भलाई के लिए कुछ किया होता, तो शायद देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को अपने प्रदेश लौटने के लिए मजबूर न होना पड़ता, क्योंकि वो फिर अपने प्रदेशों में ही रह रहे होते और मजदूर मजबूर नहीं बनता। ये अच्छा संकेत दिया था मायावती ने। और साथ ही साथ मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा था कि आप उनके लिए कुछ प्रयास करिए जिससे कि बाहर न जाए, जबकि सरकार पहले ही फैसला ले चुकी थी। तो सीधे तौर पर मायावती का भी समर्थन मिला और उम्मीद ये की जा रही थी कि इतने अच्छे जो फैसले हैं उन पर सभी पार्टियां, छोटी बड़ी, चाहे किसी भी, हर चीज़ के विवाद को भुलाकर, हर अपने बीच का जो टकराव है उसको भुलाकर इस मामले पर कम से कम राजनीति नहीं करेंगी। लेकिन क्या करें, इस देश में राजनीति करने वाले ज़्यादातर परिवारवादी लोग हैं और ये लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें समाज का हित नहीं दिखता है, इन्हें नागरिकों का हित नहीं दिखता है और न इन्हें मजदूरों या किसानों का हित दिखता है, बल्कि ये उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, झूठी खबरें फैलाकर उनको सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। और इसका अंदेशा देखते हुए भी योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की हड़ताल पर 6 महीने तक के लिए उन्होंने रोक लगा दी। उनके जितने काम हुए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो स्टेप ले रहे हैं आगे बढ़ के। अभी अगर जिक्र किया जाए तो नेपाल में जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके बीच भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए जो छात्र नेपाल से उत्तराखंड में पढ़ने आए थे और उत्तराखंड से लखनऊ पहुंच गए थे, वहां पर फंस गए थे, उनको नेपाल भेजने के लिए उन्होंने मुफ्त बस की व्यवस्था की और उनको बॉर्डर तक छुड़वाया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। तो सीधे तौर पर जब मुसीबत होती है और मुसीबत में जो व्यक्ति मानवता का ध्यान रखते हुए और जो दयालुता का ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से काम करता है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। कम से कम ऐसी स्थिति में जब देश आज कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहा है, 5000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, 1.5
1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसके अब तक संक्रमित हो सके हैं। ऐसी स्थिति में तो कम से कम 3 से 4 महीने के लिए इन राजनीतिक पार्टियों को राजनीति की जो घिनौनी इनकी चालें हैं वो न चलनी चाहिए, उलझुल बयान नहीं देने चाहिए और इन्हें चाहिए कि जनता के हित में सरकार का सहयोग करें, न कि सरकार की टांग खींचने का काम करें, उस पर आरोप लगाकर लोगों को भड़काने का काम करें या फिर सरकारी जो नीतियां बनी हैं उनकी गलत तरीके से व्याख्या करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें कि सरकार आपके नुकसान के लिए काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों को इतनी अकल आएगी, और अकल पहले से अगर नहीं है तो फिर तो आना बिल्कुल ही मुश्किल है। और कुछ लोग तो इस बात के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा कुख्यात है कि वो अकल से कम बल्कि शकल से ज़्यादा काम लेते हैं और उनकी शकल के बल पर ही अब तक उन्हें जीत मिलती रही या उनकी नेतागिरी चलती रही। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब लोग शकल पर नहीं अकल पर जाते हैं और जो काम नहीं करेगा उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि अंजाम तक ये लोग पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इनका बल अभी तक नहीं गया, इनकी सत्ता चली गई, इनको सजा तक मिली, कई लोग जमानत पर चल रहे हैं, उसके बावजूद इनका दम्भ है कि जाता नहीं, घमंड है कि जाता नहीं, और अच्छे काम की प्रशंसा करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जानती है और जनता के जो आंसू पहुँचेगा, मजदूरों का जो हित करेगा वो उसको गले लगाएगी, उसका सम्मान करेगी। जय हिंद, जय भारत।